नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचार। उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया है। वे 98 साल के थे। यह तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। देश में कोरोना के मामले कम होने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे 98 साल के थे। लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें कई बार अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था। दिलीप कुमार को पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 जुलाई को ही उनके ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो ने बताया था कि दिलीप साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है। बेहतरीन अधिकारी का एक लिए उन्हें 8 बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहिब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण भी दिया था। इससे पहले कोरोना की वजह से पिछले साल दिलीप कुमार के 2 बेटों छोटे भाइयों का इंतकाल हो गया था। 21 अगस्त का 88 साल के असलम का और फिर 2 सितंबर को 90 साल के एहसान चल्व से। इसके चलते सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर को अपनी शादी के 54वीं सालगिरह का जश्न नहीं मनाया था। यह तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लगभग हर बड़ा काम शुभ मुहूर्त पर करने वाली मोदी सरकार ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की भी मुहूर्त तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक के बीच शपथ लेंगे। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसमें किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। सरकार के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट के लिए ज्यादातर दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के और पिछड़े क्षेत्रों के जमीन से जुड़े नेताओं को चुना है। काफी संशोधन और सोच विचार के बाद नए मंत्रियों के नाम तय हुए हैं। मोदी सरकार के लिए यह विस्तार अभी बेहद जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और नए मंत्रियों को अपने मंत्रालयों में घुसने मिलने के लिए वक्त चाहिए होगा। इसके अलावा इस कैबिनेट एक्सपेंशन की और भी वजह है। कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की हर और आलोचना हुई। गवर्नेंस में क्वालिटी की कमी नजर आई। स्मार्ट सिटी हो या फिर कैशलेस इकोनॉमी, मोदी का कोई भी पसंदीदा प्रोजेक्ट ट्रैक पर नहीं है। मोदी को टॉप लेवल पर ज्यादा काबिलियत वाली टीम की जरूरत है। इकोनॉमी में ऐसी गिरावट कभी नहीं आई जैसी अभी आई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का बड़ा सियासी दांव चला है। दरअसल राज्य विधानसभा से मंगलवार को विधान परिषद के गठन का बिल पारित हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 196 विधायकों ने वोट दिए जबकि 69 ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने निकटतम प्रतिनिधित्व भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। इसके बाद भी ममता ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने में राज्य की किसी सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है। ममता बनर्जी ने राज्य की कमान संभालते के 14 दिन को भीतर की राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि वे विधान परिषद के रास्ते अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले जाएंगे। हालांकि विधानसभा परिषद के अलावा ममता के पास भवानीपुर के उपचुनाव लड़ने के भी विकल्प है। भवानीपुर ममता की पारंपरिक सीट रही है। बता दें कि यही स्थिति तीरथ सिंह राव की भी थी।
पीएम मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक के बीच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल में ही मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम साफ होते जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भाजपा लीडर ज्योतिरादित्य को अचानक दिल्ली से बुलावा आया। महाराष्ट्र से नारायण राणे और असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। एलजेपी को 2 हिस्सों में बांटने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस पटना में कुर्ते की खरीदारी करते नजर आए। इस बीच एनडीए में शामिल जेडीयू की डिमांड रखी है कि उसे कैबिनेट में अपने 4 मंत्री चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के एक दिन पहले इस मसले पर बैठक की थी। अब जेडीयू ने आरसीपी सिंह को दिल्ली भेजा है ताकि वो हाईकमान से कोटा बढ़ाने को लेकर बात कर सके। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में अब भी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। देश में कोरोना के मामले कम होने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। अनलॉक का असर ये हुआ कि कई लोग मनमानी करने लगे। बाजारों और टूरिस्ट प्लेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। हालात ऐसे बने कि सरकार को इस पर चिंता जतानी पड़ गई। जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना के हालात पर होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सीमित दायरे में ही सही, लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसा करना अब तक के फायदे को कम कर सकता है। यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो हम पाबंदियों में ही ढील दे गई और फिर इसे खत्म कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शामिल और मनाली में कोरोना गाइडलाइंस का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने के लिए चल के हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 73 जिलों और इनके राज्यों को भी पत्र लिखा गया है। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हिल स्टेशनों से आ रही तस्वीरें भयावह है। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन की स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक तीसरे सेशन की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होगी। वहीं चौथे सेशन की परीक्षाएं 27 जुलाई 2 अगस्त तक आयोजित होगी। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि कैंडिडेट्स पहले परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें आवेदन का एक मौका दिया जाएगा। इसके तहत अप्रैल सेशन के लिए कैंडिडेट्स आज रात से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 से 12 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का भी मौका दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने दोपहर को पोस्ट शेयर कर बताया, प्रिय छात्र छात्राओं, जिसकी आप सभी को लंबे समय से प्रतीक्षा थी, मैं आज शाम 7 बजे आप सभी को जेईई की तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा के संबोधित सूचनाओं से अवगत करवाऊंगा। इस साल जेईई मेन की परीक्षा 4 सेशन में आयोजित जा रही है। इसके तहत पहले 2 सेशन की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। देश में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 9 महीने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे पहुंच गया है। जून में जीएसटी कलेक्शन छटकर 92,849 करोड़ रुपए हो गया था, जो मई में 1.2 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले सितंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए था। जून में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू को देखें तो इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा यानी सीजीएसटी के 16,424 करोड़ रुपए, राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी के 20,397 करोड़ रुपए के अलावा इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी के 49,069 करोड़ रुपए समेत केस में सेस के 6,949 करोड़ रुपए शामिल थे। हालांकि सरकारी बयान के मुताबिक जून में जीएसटी रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि से 2% ज्यादा है। जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा 5 जून से 5 जुलाई के बीच का है। इस दौरान टैक्स से जुड़ी कई रियायतें दी गई है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 15 दिनों तक बढ़ाया जाना भी शामिल है। इसके अलावा ब्याज दरों को कटौती भी की गई है। सरकार ने रेगुलेटर सेटलमेंट के तौर पर जून में आईजीएसटी से
2088 करोड़ रुपए का CGST और 16,939 करोड़ रुपए का SGST सेटल किया था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। रूस में मंगलवार को पहाड़ की चोटियों से टकराकर एक विमान समंदर में समा गया। हादसे में 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। रूसी सरकार मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह छोटा विमान रूस के कामचाटका प्रायद्वीप के छोटे से गांव पालना में उतरने की तैयारी कर रहा था। लैंड करने से करीब 10 किलोमीटर पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया। बाद में पालना एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले समंदर में विमान का मलबा मिला। दुर्घटना स्थल पर एक Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। AN-26 नाम का यह विमान कामचाटका एविएशन एंटरप्राइज कंपनी का है। सत में इसे प्रोटिक्लोसोव कामचाट्स्की शहर से उड़ान भरी थी। अधिकारियों ने बताया कि ये ओखोत्स्क के समंदर में विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहां से लैंडिंग वाली 6 करीब 10 किलोमीटर दूर थी। रूस प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने हादसे की जांच के लिए ये कमीशन गठित करने और आदेश दिए हैं। मंगलवार को यह क्रैश हुआ विमान ट्विन इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान है जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरीकों से ट्रांसपोर्ट में काम आता है। इसका डिजाइन और उत्पादन सोवियत संघ में 1969 से 1986 के बीच में हुआ था। कई देशों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। सोमवार को दुनिया में 3,36,323 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 3,73,544 मरीज ठीक हो चुके हैं और 6,049 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है। इस महामारी से पहली मौत पिछले साल 9 जनवरी को चीन के वुहान में हुई थी। यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने में करीब 3 महीने लगा था। इसके बाद इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। दुनिया में 13 सितंबर को कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। इसके 3.5 महीने बाद ही यह आंकड़ा 20 लाख और अगले 3 महीने बाद यह आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया था। बीते दिन 18 महीने बाद यह आंकड़ा 40,318 तक पहुंच गया। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में रिकॉर्ड की गई है। यहां महामारी की वजह से 6.21 लाख लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ब्राजील में 5.25 लाख और भारत में 4.3 लाख लोगों ने जान गंवाई है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले मैक्सिको में कोरोना की वजह से 2.33 लाख लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इस
इसके पहले होने वाली पूरी प्रोसेस का शेड्यूल सोमवार को जारी कर दिया गया। राजनीतिक दलों को 15 से 30 जुलाई के बीच चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी सूचना 7 अगस्त को गजट में प्रकाशित होगी। यहाँ 12 नवंबर को पहले चरण के लिए और 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक पहले चरण के लिए नॉमिनेशन 6 और 7 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की तारीख 16 से 17 अक्टूबर की तय की है। यहाँ राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 21 नवंबर को निचले सदन संसद सभा को भंग कर दिया था और 2 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की थी। 20 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग कर दी थी। 23 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने निचले सदन को बहाल कर दिया था और संसद का सत्र बुलाने का आदेश दिया था। पिछले में 9 मई को केपी शर्मा ओली और 12 मई को विपक्ष बहुमत साबित नहीं कर सका। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 21 मई को निचले सदन को भंग कर दिया था। नेपाल की 275 सदस्यीय संसद में प्रधानमंत्री ओली विश्वास मत पहले ही खो चुके हैं। अंतिम चौराहा स्थित मेट्रो अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजन व रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते महिला की मौत हो चुकी है। वे ऑपरेशन के बाद 3 दिनों से डॉक्टरों को तकलीफ बता रही थी, फिर भी डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को नहीं देखा। मामला काजलपति प्रियंका पैगावर निवासी जबलपुर का है। वह कुछ दिन पहले हुकुमचंद कॉलोनी में अपने मायके में डिलीवरी के लिए आई थी। उसे 29 जून को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिता जगदीश ताम्रकार व भाई गगन ने बताया कि ऑपरेशन के जरिए हुई डिलीवरी में उसे बेटा हुआ। फिर कुछ समय बाद उसे पेट में तकलीफ होनी शुरू हो गई। परिजन का आरोप है कि हमारे कई बार कहने पर भी डॉक्टर चंद्रश्री अग्रवाल टालती रहीं और ध्यान नहीं दिया। 2 जुलाई को डॉक्टरों ने उसकी हालत क्रिटिकल बताकर चोइथराम अस्पताल रेफर कर दिया। 4 दिन तड़पने के बाद मंगलवार को काजल की मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजन जब अस्पताल में एम्बुलेंस में शव लेकर निकले तो उन्होंने अंतिम चौराहा स्थित मेट्रो अस्पताल सामने चक्काजाम कर दिया और लोगों ने डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा अंचल में 3 दिवसीय दौरे पर निकले थे, लेकिन इंदौर से उज्जैन पहुंचे सिंधिया को दिल्ली हाईकमान से फोन आने के बाद सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मिलते ही सिंधिया दोपहर 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सिंधिया इंदौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने कहा कि जनसेवक हूं, महामारी के दौरान हुई शक्ति को लेकर प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं के बीच 11 दिनों से मुलाकात कर रहा हूं। सिंधिया के पहुंचने से 15 मिनट पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर कैलाश विजयवर्गीय माल्यार्पण कर रहे थे, जिसे प्रतिमा स्थल पर कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक रूप से मिलन नहीं हो सका। सिंधिया सुबह विजयनगर चौराहे पर स्थित स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी पदाधिकारियों से भी चर्चा की है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने स्वयं को राष्ट्र सेवक बताते हुए कहा, वह एक जनसेवक है। जनसेवक को सुख में भले ही हम रहें या ना रहें, लेकिन दुख के समय लोगों के साथ रहना चाहिए। एमपी में मॉनसून ब्रेक के 8 जुलाई से खत्म होते ही संभावना बन गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मजबूत सिस्टम से प्रदेश तरबतर होने वाला है। मॉनसून 8 जुलाई को मंडला, बालाघाट, जबलपुर के रास्ते प्रदेश पूरे में दस्तक देगा। इसके आसार जबलपुर में नजर आने भी लगे हैं। प्रदेश में फिलहाल असम से लोगों को परेशान कर रहा है। दैनिक ने बताया 3 एक्सपर्ट से बात कर मानसून की स्थिति को समझाया। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 जुलाई को दोपहर बाद जबलपुर और आसपास के इलाके में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि इंदौर समेत मालवा निमाड़ को बारिश के लिए 11 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यहां तेज बारिश की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञ HL कपाड़िया ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम डेवलप हो रहा है। हवा की दिशा भी अब पश्चिम दक्षिण को की गई है।
ऐसे में जो द्रोणिका बन रही है उसे 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे के बाद जबलपुर जोन में जमकर बादलों के बरसने की संभावना है। यह बारिश लगातार 4 से 5 दिन होती रहेगी। यहां से मानसून मालवा निमाड़ की ओर बढ़ेगा और 10 या 11 जुलाई को देवास होते हुए इंदौर में दस्तक देगा। राजस्थान में कोरोना गाइडलाइन के तहत अभी किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर रोक है। शादी समारोह के लिए भी गाइडलाइन तय की गई है। बारात की निकासी तय नहीं की जा सकती है। मास्क अनिवार्यता को लेकर कानून है। कोरोना गाइडलाइन की जनता से सख्ती से पालन करने का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन पर है, और जिम्मेदारों ने ही लापरवाही की सारी हदें लांघ दी है। राजस्थान ने प्रतापगढ़ जिले के थाने में ही पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन कर दिया है। इस दौरान कोतावली थाना डिस्कोथेक के तब्दील हो गया है। पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। प्रतापगढ़ कोतवाली के थाना अधिकारी व मूल रूप से भीलवाड़ा निवासी मदन लाल खट्टी तबादला चित्तौड़गढ़ हुआ है। रिविल होने से बाद सोमवार शाम थाने के ही कर्मचारियों ने उनके विदाई समारोह रखा था। कोतवाली थाना के रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आम जनता के लिए प्रतिबंधित डीजे में भी लगाया गया था। इस पर थानेदार मदन लाल के साथ पुलिस कर्मचारियों ने जमकर डांस किया। इस दौरान कोतवाल मदन लाल खटीक को फूल मालाओं से लाद घोड़ी पर बिठाकर उनकी बिंदौली भी निकाली गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन की लापरवाही का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतापगढ़ प्रकरण को लेकर मुझ तक शिकायत नहीं की गई है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान का हल निकालने के लिए पार्टी के तमाम नेता प्रयास हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार दिल्ली दरबार में पहुंच गए हैं। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए कैप्टन मंगलवार को चॉपर से दिल्ली गए, जहां शाम करीब 4 बजे उनकी मुलाकात सोनिया से हुई है। पिछले कुछ दिनों में यह तीसरी बार है जब कैप्टन एक ही मसले को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर कैप्टन के विरोधी माने जाते उनकी अपनी ही पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पक्ष में खड़े रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। बता दें कि पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामले को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके सामने सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों पेश हुए थे। कमेटी ने आज के और भी कई विधायकों और सांसदों से भी बात की थी। इसके बाद सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। मंगलवार को एक के बाद एक फिर सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।